Cheers! यार भी तुम सारा मूड खराब कर देते हो। और नहीं तो क्या, दिन प्रतिदिन तो जलसा करते नहीं है, कभी कभी तो पीते हैं। तो पी लिया करो हम दोस्तों के साथ। भाभी जी तो मायके में है, उन्हें थोड़ी ना पता चलेगा। जी नहीं भाई, ये सब मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। अब माना भाई तुम संपादक हो। संपादक हैं तो अरे भाई संपादकों के आजकल कुछ असूल होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं जिससे वो ठस से मस नहीं होते, समझे? अरे भाई ये सब कहने की बातें हैं। अभी इन्होंने नशे का मजा चखा कहाँ है। नशा चढ़ते ही सारे सिद्धांत, सारे उसूल अपने आप बदल जाते हैं। बिल्कुल। मगर आप क्यों समर्थन कर रहे हैं महात्मा जी? आप तो इसके विरुद्ध हैं। आप जैसे कि अभी कह रहे थे, ये नशे का मजा मैंने भी चखा था। जी हाँ, कॉलेज का जमाना था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं और ईश्वरी हम लोग साथ साथ पढ़ते थे। मेरे पास मेहनत और मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद ना थी। और वही मेरा दोस्त ईश्वरी, वो एक बड़े जमींदार का लड़का था। हम दोनों में परस्पर बहसें होती। मैं जमींदारों का विरोध करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली नस्ल कहता, और वहीं ईश्वरी जमींदारों का पक्ष लेता। वो कहता कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े होते रहते हैं और हमेशा होते रहेंगे। लचर दलील, क्योंकि किसी मानुष या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। मैं तो इस बहस की गहमा गहमी में ही इतना तेज हो जाया करता था कि उसको लगने वाली बात कह देता। लेकिन ईश्वरी हमेशा की तरह मुख में हंसी लिए फिरता था। शायद इसका कारण था कि वो अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। हाँ, क्योंकि अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद मुझ में भी वही कठोरता पैदा हो जाती। दरअसल अमीरों में जो एक उद्दंडता और बेदर्दी गरीबों के लिए हुआ करती है, वही ईश्वरी में टूट टूट के भरी थी। वो नौकर से तो सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। कोई नौकर उसका बिस्तर अगर जरा देर से लगा दे या फिर दूध ठंडा या गर्म हो जाए तो उसको बहुत बुरा लगता, वो आप ही से बाहर हो जाता। अरे सुस्ती और बदतमीजी नौकरों की तो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त ना थी। पर दोस्तों से, विशेषकर मुझसे, उसका स्वभाव विनम्रता का होता था। शायद उसकी जगह पे मैं होता या फिर वो मेरी जगह पर होता तो वो अमीर होता, क्योंकि वो तो प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्यप्रिय था। अपने जीवन के कुछ वृतांतों को मैं अपनी इस डायरी में लिख लिया करता हूं। आपको उसका वर्णन नहीं करने वाला। बिल्कुल। हाँ, दशहरे के दिन थे। अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने घर ना जाने का निश्चय किया। अब मेरे पास किराए के रुपए भी ना थे। हाँ, घर वाले कुछ दे दिया करते हैं, लेकिन जो भी दिया करते थे वो उनकी हैसियत से ज्यादा ही हुआ करता था। अब परीक्षा का भी ख्याल था, लेकिन अकेले बैठे रहने से भी तो पढ़ाई नहीं होती। बोर्डिंग हाउस में कब तक अकेला बैठा रहूं? तो कौन यहाँ बैठे रहने को कहता है अकेले? चलो मेरे साथ। ईश्वरी ने मुझे घर चलने का न्योता दिया। मैंने सहसा इस आग्रह को राजी हो गया और मैं उसके घर चला। और ईश्वरी ने कहा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वहां किसी जमींदार की बुराई मत कर, नहीं तो मेरे घर वाले बुरा मान जाएंगे। क्योंकि वो तो यही समझते हैं कि ईश्वर ने आसामियों को उनकी सेवा के लिए पैदा किया, और आसामी भी यही समझता है। तो तुम क्या समझते हो मैं वहां जाकर बदल जाऊंगा? हो सकता है। गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कुछ जवाब ना दिया। शायद उसने ये चीज मेरे विवेक पर छोड़ दी। भाई तुमने बहुत अच्छा करा। अगर मुझसे बहस करते तो मैं भी जिद पर अड़ जाता। सेकेंड क्लास तो क्या, मैंने तो जीवन में कभी इंटर क्लास में भी सफर ना किया था। अब की सेकंड क्लास में सफर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो 9 बजे रात को ही आती थी।
लेकिन हम लोग स्टेशन पर हर्ष के कारण जल्दी पहुंच गए और रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर भोजन किया, फिर सैर सपाटे को निकले। हमारे साथ 2 बेगार और चल रहे थे। खान सामो को तो इतना इनाम इकराम में मिल जाया करता था कि शायद मेरे पिताजी को भी वो वेतन ना मिले। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ने ही दे दी, फिर भी मैं उन सभी से उसी तत्परता से बात करता था और अपेक्षा करता था कि वो वही सेवा भाव मेरे सामने पेश करे जो ईश्वरी से करते हैं। ईश्वरी उनको जो भी हुक्म देता वो तत्परता से करते थे, लेकिन जब मैं उनसे कुछ कहता तो मेरी और तो देखते भी नहीं। देखा कितने तमीजदार लोग हैं। हाँ, तमीजदार तो है। अगर एक अठन्नी तुम रोज इन्हें इनाम में दो तो और तमीजदार हो जाए। तो तुम्हें क्या लगता है ये लोग जो पेश आते हैं मुझसे ये सिर्फ लालच के लिए? नहीं, कदापि नहीं। अरे इनके तो रक्त में ही अदब मिला हुआ है। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद जहाँ पहुंचे। गाड़ी चली, डाक थी, प्रतापगढ़ से चली, प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जा पहुंचे। स्टेशन पर बहुत से लोग हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 5 बेगार जो कि हमारा लगेज लेने के लिए खड़े थे। 2 भद्र पुरुष भी थे, जिसमें से एक मुसलमान रियासत अली थे और एक ब्राह्मण राम भरत। दोनों ने मेरी और चकित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हो कि बाबूजी आपके साथ पढ़ते हैं? जी हाँ, ये मेरे साथ ही पढ़ते हैं और इन्हीं की बदौलत में इलाहाबाद में पढ़ा हुआ, वरना कब का लखनऊ आ जाता। लेकिन ये महात्मा तो सादे लिबास में रहते हैं। बेशक महात्मा गांधी के सच्चे भक्त हैं, खद्दर के अलावा कुछ पहनते ही नहीं, सारे पुराने कपड़े जला डाले। अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई भाप ही नहीं सकता। अरे आप राजा चांगली को देखते ना तो आप दांतों तले उंगली चबा लेते। चमड़े के जूते पहने जब वो बाजार में घूमा करते थे ना तब उनकी शान देखते, मगर बेचारे बेगाने में फंस गए। 10 लाख के कॉलेज खुलवा दिए उसी से। मैं मन में कटा जा रहा था, पर न जाने क्यों मुझे ये सफेद झूठ हास्यास्पद ना जान पड़ता था। अरे मैं तो उस वैभव की कल्पना में चला गया था। मैं शहर सवार नहीं हूँ। हाँ, लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों की सवारी की है और यहाँ देखा तो 2 कला रास का घोड़ा। मुझे तो देखकर डर ही लगने लगा और मुझे जैसे ही बैठा मेरी बोटियां कांपने लगी। वो तो कहो ईश्वरी ने घोड़ा तेज नहीं किया। मैंने ईश्वरी से जाकर बोला, भाई अच्छा हुआ जो तुमने घोड़ा तेज ना किया, वरना आज तो मैं हाथ पांव तोड़वा कर ही लौटता। ईश्वरी के घर पहुंचे। अरे ईश्वरी का घर क्या था, वो तो किला था। इमाम बाड़े का सा फाटक, नौकर पहरेदार टहलते हुए, 2 कलाम राज का घोड़ा। अरे क्या बताएं कि उसने मेहमानों से हमारा परिचय कराया। तो जब जैसी परिचय कराया और ऐसी ऐसी अतिशोक्ति बांधी कि सब लोग हमें हुजूर हुजूर कहकर कहने लगे। और जब जरा जी एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, यार तुम क्यों मेरी मट्टी परित कराते हो यार? वीर ये करना बहुत जरूरी है, वरना वो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। जरा देर बाद नाई हमारे पांव दबाने आया। लड़के लोग बड़ी दूर से आए हैं, थक गए होंगे। उसने हमारे पांव दबाने शुरू किए, लेकिन ईश्वरी ने उससे कहा, पहले कुंवर साहब के पांव दबाओ। वैसे तो मैंने इसके पहले कभी पांव दबाने का एक्सपीरियंस नहीं लिया, लेकिन हाँ इस बार मैं पांव दबा रहा था। मानो मैं इसे अमीरों का गधापन, रईसों का, मैं उसे अमीरों की चोंचले, रईसों का गधापन और जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता था। और आज मैं इसी अमीरों के पोतड़ों बनने का परिहास कर रहा था। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के तो लोग थे। बिजली अभी पहाड़ की चोटियों तक ही पहुंची थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया। हम स्नान करने चले। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छाट लिया करता हूं, लेकिन इस बार मैंने धोती ना छाटी। अपने हाथों धोती छाटने में मुझे शर्म आ रही थी। कहार ने पांव धोए, मैंने भी अपने पांव आगे बढ़ाए। कहार ने मेरे भी पांव धोए। मेरा वो विचार न जाने कहां चला गया था। सोचा था वहां देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तो सैर सपाटे में ही पूरा दिन चला जाता था। कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं,
कहीं नदी में बजरी की सैर कर रहे हैं, कहीं शतरंज की खेल देख रहे हैं। नौकरों का एक जत्था तो हमारे साथ हमेशा बना रहता। हमें बस जबान हिलाने की देर थी और नौकर वो काम कर देता था। वहाँ अप्सराएं नहीं थी क्या? सरावों का तो मुझे पता नहीं, हाँ होंगी। अब नौकरों का एक जत्था तो था। अब हम नहाने जाए तो नौकर नहलाने को हाजिर, अब हम लेटे तो नौकर पंखा चलने को हाजिर। अब कुछ भी बोलो, नाश्ते में जरा भी देर ना होने पावे, कहीं कुंवर साहब नाराज ना हो जाए, बिछावन ठीक समय पर लग जाए, कहीं कुंवर साहब सोने का समय आ गया है, कहीं कुंवर साहब के सोने का समय आ गया है। मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक दिमाग बन गया। ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों से कैसे अपना बिछावन बिछा सकते हैं? उनकी महानता में बट्टा नहीं लग जाएगा। एक दिन सचमुच में यही बात हो गई। ईश्वरी घर में था, शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई। यहाँ 10 बज गए। मेरी आंखों में नींद से झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुंवर जो ठहरा, कोई हाथों में क्या कह रहा था? हाँ, कोई 11:30 बजे मेहरा आया, बड़ा मुंह लगा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुधी ना रही। अब जो याद आई तो भागा हुआ आया। मैंने उसको ऐसी डांट बताई कि उसने भी याद किया होगा। मेरी डांट सुनकर ईश्वर भी आया और कहा, तुमने बहुत अच्छा किया मित्र, इनके साथ ऐसे ही पेश आना चाहिए। इसी तरह एक दिन ईश्वरी एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गई पर लैंप न जला। लैंप मेज पर रखा हुआ था, दिया जलाई भी वही थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाते थे। फिर कुंवर साहब कैसे जलाए? मैं झुंझला रहा था। समाचार पत्र आया हुआ रखा था, जी उधर लगा हुआ था, पर लैंप नदारत। देव योग से उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ पहुंचे। मैं उन्हीं पर ही उबल पड़ा। क्यों, तुम्हें जरा सा होश नहीं कि लैंप जला दो? अगर मेरे यहाँ होते तो 1 घंटा निर्वाण होता तुम्हारा। लैंप जलाओ जल्दी। मुंशी रियासत अली ने कांपते हाथों से लैंप जलाया। वहां एक ठाकुर अक्सर आया करता था। तुम तो बिल्कुल उसी ठाकुर की तरह हो। मैं कि ये? अरे नहीं, तुम भाई तुम। हाँ, अच्छा, सचमुच? हाँ, काफी मनचला ठाकुर था। महात्मा गांधी का चेला समझकर मुझसे बड़ा संकोच किया करता था और सम्मान भी करता था। एक दिन वो मेरे पास आया अकेले में और बोला, सरकार, आप तो गांधी बाबा के चेले हैं ना? लोग कहते हैं यहाँ स्वराज हो जाएगा तो जमींदार ना बचेंगे। वाह, सरकार तो जमींदारों के रहने की जरूरत ही क्या है? ये लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और करते ही क्या है? तो क्यों सरकार, सब जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी? बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे। हाँ, जो लोग खुशी से ना देंगे उनकी जरूर छीननी पड़ेगी। अरे हम लोग तो जो ही स्वराज हुआ अपने सारे इलाके आसामियों को हिब्बा कर लेंगे। जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार। जो आपके यहाँ कुछ जमीन मिल जाए तो हम भी चले वहीं आपकी सेवा के लिए। हाँ, लेकिन अभी तो मेरा कोई अख्तियार नहीं। हाँ, लेकिन जिस दिन अख्तियार हुआ मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा। ठीक है। और तुम्हें मोटर ड्राइवरी भी सिखाऊंगा। तुम्हें अपना ड्राइवर बनाऊंगा मैं। सुना उस दिन ठाकुर ने खूब भांग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और अपने गांव के महाजन से लड़ने पर उतारू हो गया। छुट्टी तमाम हुई। गांव के लोग हमारे साथ स्टेशन तक चले और हमारे साथ ठाकुर भी स्टेशन तक आए। मैंने भी अपना पार्ट खूब अच्छी तरीके से निभाया और अपनी कुबेरोचित बिना निगाहों से हर एक के हृदय पर मुहर लगा दी। अरे जी तो चाहता था कि सबको इनाम दूं, लेकिन इतना सामर्थ्य कहां। अब वापसी की टिकट थी। इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर। सेकंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं। यह आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक ना सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली। हमारे ऐश्वर्य ने वहां अपना रंग जमा दिया, मगर मुझे उसमें बैठने में बड़ा बुरा लग रहा था।
आए थे आराम से लेटे लेटे, जा रहे थे सिकड़े हुए। कई आदमी तो पढ़े लिखे थे जो कि ब्रिटिश राज्य की तारीफ कर रहे थे। अरे ऐसा न्याय तो कहीं नहीं देखा, छोटे बड़े सब बराबर। आप बादशाहों पर दावा कर सकते हैं, अदालत में बादशाहों पर तो डिग्री हो जाती है। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा सा गट्ठर बंधा था, इधर उधर घूम रहा था, कलकत्ते जा रहा था। कहीं गट्ठर रखने की जगह ना मिलती, पीठ पर बांधे हुए था। इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता। अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा यूं ही कम थी, दूसरा उस कबाड़ का आकर मेरे मुंह के सामने आकर खड़ा हो जाना मुझे बेहद बुरा लग रहा था। कुछ देर तो मैंने जब्त किया, लेकिन एकाएक मुझे क्रोध आ गया और मैंने उसको उठ के धकेल दिया और 2-4 थप्पड़ लगा दिए। क्यों मारते हो बाबूजी? हमने भी किराया दिया है। इसके बाद मैंने 2-4 थप्पड़ और मारे। क्या हुआ, क्या हुआ? अरे इतने नाजुक मिजाज के हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठते? अरे बड़े होंगे तो अपने घर के होंगे। क्या कसूर किया था बेचारे ने? गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं तो खिड़की पर आकर खड़ा हो गया, तो उस पर इतना क्रोध? अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है क्या? अरे दफ्तर में घुसत तो पावत है नहीं, ऊपर से तुम मिजाजियां। What an idiot you are, वीर। अब मेरा नशा कुछ कुछ उतर रहा है।